दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 16 प्रकाश यानी कि लाइट। इस अध्याय में आप जानेंगे वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, परावर्तन किसे कहते हैं, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है यानी उसका रंग कैसा होता है, ये श्वेत होता है या रंगीन होता है, हमारे नेत्रों की संरचना कैसी होती है, आँखों की देखभाल कैसे करें और ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि क्या होती है, और अंत में आप जो पढ़ेंगे उस अध्याय का सारांश हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 16 प्रकाश। दोस्तों प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से जो दृष्टि है या आँख है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पर्वतों, नदियों, पेड़, पहाड़ों, कुर्सियों, मनुष्यों और अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं और रात में हम चंद्रमा और तारों को देखते हैं। और दृष्टि के द्वारा ही आप पृष्ठ पर छपे शब्दों और वाक्यों को भी देख पाते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि ये सब देख पाना कैसे संभव हो पाता है? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी हम जो चीज़ें देख पाते हैं वो कैसे संभव होता है। दोस्तों हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो हम वस्तुओं को आँखों से या नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? मतलब ये है कि आँखों से हम केवल किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं और किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश जो होता है वो हमारे नेत्र में प्रवेश करे। यदि उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे और यह प्रकाश जो होता है ये वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित और उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है और तभी जाकर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों आपने पढ़ा भी है कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ जो है वो दर्पण या मिरर की तरह कार्य करता है। दर्पण अपने ऊपर आने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है और आप ये कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के नियम होते हैं, देखिए यहाँ पर जब आप किसी शीशे के सामने एक लाइट जलाएंगे तो वो प्रकाश जो है दूसरे दिशा में, यानी इधर से आप प्रकाश करेंगे तो दर्पण से होकर प्रकाश इस दिशा की ओर परावर्तित हो जा रहा है। दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण है वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये जो किरण है ये आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण होती है उसे परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश किरण जो होती है इसका अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का कोई संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का ही प्रयोग करते हैं, यानी लाइट रेज जो किरण है किसी किरण पुंज के लिए किरण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको प्रयोग से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप परावर्तन को समझ सकते हैं और अभिलंब खींचना क्या होता है। कागज पर समतल दर्पण की स्थिति और आपतित और परावर्तित किरण को दर्शाने वाली रेखा खींचिए। दर्पण और कंघे को हटाइए। दोस्तों दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। ये 90 अंश का कोण ये आपका दर्पण हो गया। तो ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो होता है इस कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए ये अगर जो हम आपतित किरण माने तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच की ये जो कोण है ये आपतित कोण है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से चित्र से समझाया गया है और ये देखिए आपतन कोण है, ये आपका अभिलंब है, ये परावर्तन कोण है।
तो जो यदि आपतित किरण को I माना जाए और परावर्तित कोण को R माना जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है और अभिलंब जो होते हैं 90 डिग्री पे जो हमारा शीशा है या मिरर है उससे 90 डिग्री पर खींचा गया कोण होता है। तो आप एक नियम के द्वारा इसे समझ सकते हैं कि दोस्तों आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी जो किरण हम किसी टार्च से शीशे पर डालते हैं या मिरर पर वो आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र के माध्यम से आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है। दोस्तों जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो ये एक तल को निरूपित करती है और आपतित किरण जो होता है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये मान लीजिए दर्पण है और ये अभिलंब खींच दिया और देखिए ये और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो तल है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब जो है ये हमारा है ये सदैव एक ही तल पर रहते हैं और आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन के नियमों में दूसरा नियम है। दोस्तों देखिए यहाँ पर समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के कुछ लक्षण जो हैं वो देखिए कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से जो बनता है वो सीधा है या उल्टा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था या नहीं, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी, या क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आइए समतल दर्पण से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ये किस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पे दोस्तों किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु I से आती प्रतीत होगी क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है उसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है और आपने इसके बारे में पढ़ चुका है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। जैसे जो दर्पण में जब हम अपना चित्र देखते हैं तो दोस्तों उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है। दोस्तों नियमित और विसरित परावर्तन को समझने के लिए आइए देखते हैं। अनियमित पृष्ठ पर आपतित समानांतर किरणें हैं और अनियमित पृष्ठ से अलग देखिए कैसे जो परावर्तित किरणें हैं कैसे इधर उधर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों जब समानांतर किरणें किसी तल पे पड़ती हैं तो समतल पृष्ठ के परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। और विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। दोस्तों इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस चित्र में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बन रहे हैं, देखिए इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। तो जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इससे हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। दोस्तों कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती की ज्वाला है और विद्युत लैंप है। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देख पाते हैं। जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। दोस्तों
परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित किया जा सकता है? आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब आप किसी केश प्रसाधक या जो है हेयर सैलून में जाते हैं तो वो आपको दर्पण के सामने बैठाता है। बाल कट चुकने के बाद वो आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा है और इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख सकते हैं कि पीछे की साइड में आपके जो बाल हैं वो कैसे कटे हैं। तो दोस्तों, ये सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाते हैं? तो देखिए दोस्तों, कैसे एक परिदर्शी के माध्यम से दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है और इन दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते हैं। पारदर्शी परिदर्शी जो होते हैं इनका उपयोग पनडुब्बी में होता है, टैंक में होता है, बंकर में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। बहुप्रतिबिंब क्या होता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए एक उदाहरण से देखते हैं। दोस्तों, दो समतल दर्पण जब आप लेते हैं, एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इन्हें एक प्रकार से रखिए कि इनके जो किनारे हैं आपस में मिल रहे हों। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच एक सिक्का रखिए और आप इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? दोस्तों, अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 और 180 डिग्री पर जोड़िए। दर्पणों के बीच कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट करिए और अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़ा कीजिए। अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों, हम प्रश्न जो हमारा ये था कि समतल दर्पणों से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाए तो उनके बीच में रखी किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, एक दूसरे कोण पे एक दूसरे से किसी कोण पर रखे गए दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों की बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है। तो बहुमूर्तिदर्शी इसको कैलाइडोस्कोप भी कहा जाता है और ये मनोरंजन के साधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। दोस्तों, कैलाइडोस्कोप जो होता है, आप जब छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता ये है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। दीवालों वाले कागज और वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का प्रयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो सूर्य का प्रकाश है ये सफ़ेद होता है या रंगीन? तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो हमें सफ़ेद दिखाई देता है इसमें 7 रंग होते हैं और इसको दर्शाने के लिए आपने प्रिज्म की सहायता से किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण देखा था, वर्णों का जो अनुक्रम देखा था कैसा था? तो जब आप प्रिज्म से देखते हैं तो वो सूर्य के सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जो और 7 रंग होते हैं दोस्तों। तो सूर्य के प्रकाश का जो संयोजन है वो 7 रंगों से बना है, लेकिन इन सबको जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है या रंगीन, तो सूर्य का प्रकाश तो सफ़ेद होता है लेकिन ये 7 रंगों का संयोजन हुआ होता है। हमारे नेत्रों की संरचना क्या होती है दोस्तों, इसको आइए जानते हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से है, इसलिए इसकी संरचना और कार्यविधि को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। ये कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव और रक्षा कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को
कार्निया या स्वच्छ मुंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग के पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है और परितारिका जो है नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, परितारिका जो होती है या आइरिस, ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आँख दी गई है, ऐसे सामान्य आँख का चित्र है और इसकी आंतरिक संरचना दिखाई गई है। ये दोस्तों, ये देखिए आँख का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे ये लेंस है। कार्निया जो है ये आवरण है, पक्षाश्म पेशी है और परितारिका को यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों, कभी भी आप अपने आँख में या किसी प्रयोग के लिए कभी भी लेज़र टार्च का प्रयोग न करें क्योंकि ये आँखों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। दोस्तों, पुतली जो होती है उसके पीछे एक लेंस होता है और जो केंद्र पर मोटा होता है, और किसी प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। दोस्तों, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है और इस परत को रेटिना यानी दृष्टिपटल कहा जाता है। रेटिना जो होती है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक शंकु कोशिकाएं होती हैं जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और दूसरी शलाकाएं होती हैं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त जो शंकु है वो रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी तंत्रिका तंत्र या हमारे मस्तिष्क को भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंधबिंदु कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वो वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। ये लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति दिखती फिरती अनुभव करेगी। और जो हमारे कार्टून हैं या कार्टूनिस्ट हैं, वीडियोग्राफर हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम है। पर्दे पर इसको प्रक्षेपित या फोकस किया जाता है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परावर्तित होते दिखाया जाता है और इस प्रकार से हम चलचित्र देख पाते हैं। दोस्तों, जो नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति द्वारा पलकें प्रदान की गई हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। दोस्तों, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, लेकिन सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते लेकिन दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो इनको उचित लेंसों की सहायता से जो ये दृष्टिदोष होते हैं इनको दूर किया जा सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है और ये नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। और ऐसा होने पे ये कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है और मोतियाबिंद के कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है और कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है और इस दोष की चिकित्सा संभव होती है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और आधुनिक प्रौद्योगिकी में दोस्तों ये जो ऑपरेशन है या ये लेंस को हटाना और उसकी जगह पर कृत्रिम लेंस लगाना ये अत्यधिक सुरक्षित हो गया है। नेत्रों की देखभाल, दोस्तों नेत्रों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अत्यंत ही सुग्राही होते हैं
और संवेदनशील भी होते हैं। नेत्रों की उचित देखभाल करना जरूरी है और यदि आंखों में कोई समस्या है तो नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और यदि चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया गया हो तो उचित चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव हो सकता है या सर दर्द होता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टार्च जो होता है वो रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों ये देखिए आपके लिए जानकारी है कि डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो भी उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं और ये केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे को भी देख सकती है। इसके अलावा उल्लू रात में भी भली भांति देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ आदि अच्छी प्रकार से देख पाते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके और इसी के साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं कोशिकाएं होती हैं जो केवल कुछ ही शंकु होते हैं। ये दिन के पक्षियों में नेत्रों में शंकु और अधिक शंकु कोशिकाएं होती हैं और शलाकाएं कम होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों उल्लू रात में कैसे देख पाता है। तो उल्लू के नेत्र में कार्निया बड़ा होता है, पुतली बड़ी होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश जा सके और इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं और शंकु कोशिकाएं बहुत कम होती हैं। दोस्तों जो आँखों की देखभाल के लिए जो सावधानी थी उसको हम देख रहे थे। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए और अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए और अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या बहुत दूर से मत पढ़िए। इसके अलावा आँखों की सामान्य देखभाल के लिए ज़रूरी है कि संतुलित आहार किया जाए और भोजन में जब हमारे भोजन में संतुलित आहार रहेगा तो हमारी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी और इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, कार्ड लीवर तेल, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा लेना जरूरी है। अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन और फल जैसे आम और पपीता विटामिन ए से भरपूर होते हैं जो आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक और लाभदायक होते हैं। दोस्तों आँखों की या नेत्र विकृति वाले व्यक्तियों कैसे पढ़ लिख सकते हैं, तो कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल हैं दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। ऐसे में क्या होता है, दृष्टि संबंधी अक्षमता उन्हें वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं और ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, फिर भी अतिरिक्त संसाधन उन्हें सक्षम बना सकते हैं कि वो आसानी से पढ़ लिख सकें। दोस्तों संसाधन दो प्रकार से होते हैं, एक अप्राकाशिक संसाधन और दूसरे प्राकाशिक साधन। अप्राकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन और श्रवण साधन ये सब इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर देते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं और सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। और स्पर्श साधन इसमें ब्रेन लेखन होता है और शलाका शामिल होती है। दोस्तों प्रकाशिक साधनों में द्विफोकस लेंस होता है, संस्पर्श लेंस होता है, रंजित लेंस और आवर्धक और दूरबीनी साधन शामिल होते हैं। जबकि लेंसों के संयोजन जो है चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चाकबोर्ड और कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध होते हैं। आइए जानते हैं, अभी हमने एक शब्द की चर्चा की है ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति क्या है? दोस्तों ब्रेल साधन जो है ये आँख की विकृतियों से युक्त व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। दोस्तों लुई ब्रेल जो एक स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने आँख की समस्या से युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की और इसे 1821 में प्रकाशित किया था।
दोस्तों ये पद्धति जो है 1932 में अपनाई गई और सामान्य भाषा, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। दोस्तों ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर और कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए सी, ए और टी को किस प्रकार से दर्शाया गया है, तब ये CAT होता है। और एंड यानी ये देखिए एंड या कामा को इस प्रकार से दर्शाया गया है। दोस्तों इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दे दिया जाता है ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों चाक्षुष विकृति से युक्त व्यक्ति यानी जिसकी आंख में समस्या होती है, ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके बाद विशेष छाप और अक्षरों के संयोजन को पहचानता है और सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर करती हैं और प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है और आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। दोस्तों कुछ चाक्षुष विकृति यानी आँखों की समस्याओं से ग्रस्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। एक गायक हैं जब जन्म से पूर्णतया चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि ली। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्रीलाल आडवाणी जो एक चाक्षुष विकृति युक्त हैं, उन्होंने भारत में विकलांगों के लिए पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है। और दोस्तों अमेरिका की एक लेखिका और प्राध्यापिका हेलन ए किलर संभवतः सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं और 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प और साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकीं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो 1903 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने इसके अलावा अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्रकाश यानी लाइट। इसमें आपने समझा वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश कैसा होता है, इसका कलर क्या होता है, नेत्रों की संरचना कैसी होती है, इन सभी के बारे में। आज इस अध्याय में आपने क्या सीखा उसको आइए सारांश के रूप में देखते हैं। दोस्तों प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश पर किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। देखिए इसके अलावा विसरित परावर्तन खुरदुरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। इसके अलावा किसी कोण पर झुके हुए 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको कि शार्ट में VIBGYOR विबग्योर से प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। हमारी नेत्र जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, इसके महत्वपूर्ण भाग हैं कार्निया यानी स्वच्छ मंडल, आइरिस यानी परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना यानी दृष्टिपटल और दृक् तंत्रिकाएं। दोस्तों सामान्य नेत्र समीप और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ब्रेल लिपि का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं। इसको ब्रेल लिपि भी कहा जाता है। और चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति यानी दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं और ये जो है
काफ़ी हद तक प्राकृतिक होता है। तो ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान 8वीं कक्षा का अध्याय 16 प्रकाश। इस अध्याय के अध्ययन से आपको छोटी छोटी सामान्य जानकारियाँ बहुत आसानी से मिल गई होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।